नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ 7 अपराजिता। मतलब पता है आपको अपराजिता? जो कभी भी पराजित नहीं होती, जो कभी हारती नहीं है। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां हमारे सामने ऐसे आती हैं जब हम हार मान जाते हैं। जो कार्य करने का जो उद्देश्य हम लेकर के चले थे वो हम भूल जाते हैं। हम आधी राह से ही वापस लौट आते हैं। पर ये पाठ एक ऐसी लड़की से जुड़ा है जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उसकी परिस्थितियां ऐसी थी ही नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन नहीं जी सकती थी, परंतु फिर भी उसने जो किया वो आपके सामने मैं अभी इस पाठ में पढ़ूंगी, आप दंग रह जाएंगे। शिवानी हमारे हिंदी साहित्य की बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। बहुत से पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। उनकी ये कहानी है अपराजिता, जिसमें उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। संस्मरण मतलब उनके जीवन में कोई उनसे मिला और उस घटना को याद करके उन्होंने इसे अपनी लेखनी में उतारा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तियों से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। विलक्षण मतलब बहुत बुद्धिमान, विलक्षण जिनके लक्षण अलग ही नजर आते हैं, विशेष। तो वो कह रही है कि कभी हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी विलक्षण प्रतिभा से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो खाली स्थान था वो पूर्ण हो गया है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि अंतर्यामी मतलब जो सब कुछ जानता है, ईश्वर। अकस्मात, अचानक, और विच्छिन्न मतलब अलग कर देना। तो कह रहे हैं कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके शरीर के कुछ अंग खराब होते हैं, पैदाइशी या फिर किसी दुर्घटना के कारण। तो कह रहे हैं कि हमें तो उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि बेशक कभी हमें कुछ चीजें हमें नहीं मिली हो, पर फिर भी हम उसको कोसते रहते हैं। हमें सुकून में रहना चाहिए, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि शारीरिक रूप से तो उसने हमें पूरा बनाया है ना, अपूर्ण नहीं रखा। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदित मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। वो कह रही है कि मुझे पिछले महीने एक ऐसी लड़की मिली है जिसे हम अभिशप्त ही कहेंगे, मतलब उसे ईश्वर ने अभिशाप दिया है, लेकिन फिर भी वो लड़की ईश्वर से नाराज नहीं है, बल्कि उसे जैसा बनाया गया है उसी मुद्रा में वो आनंद से जी रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। मैं नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक वैसे ही जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चलती चली जा रही हो। मतलब यहाँ पर लेखिका कह रही है अहाता का मतलब है आंगन और दक्षता का मतलब है कुशलता। वो कह रही है कि जब मैं अपनी कोठी से मैंने उसे देखा तो क्या दिखा कि एक कार वहां पर आकर रुकती, एक प्रौढ़ा मतलब थोड़ी सी बड़ी उम्र वाली महिला उसमें से उतरती, एक व्हील चेयर निकालती और कार के दरवाजे के आगे रखकर वो चली जाती। फिर उसमें से एक अपाहिज लड़की निकलती जिसके ऊपर का हिस्सा शरीर का तो काम करता था, पर नीचे के शरीर का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता था। वो बड़ी ही कुशलता से वैसाखियों के सहारे वहां से निकलती, अपनी व्हील चेयर पर बैठती और खुद ही व्हील चेयर को चलाती हुई अंदर चली जाती। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों की सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। अब वो क्या कह रही हैं कि जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो उसकी कहानी बहुत ही दयनीय थी, मुझे देवांगना से कम नहीं लगी वो। मैं चाहती हूँ कि उसकी कहानी वो युवक सुने जो बहुत ही गोरा, मेधावी और लखनऊ से जुड़ा हुआ था।
जिसे उसने कुछ माह पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे उसका हाथ चला गया। प्राण तो बच गए, पर उसका दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ वह अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। बिल्कुल सही है बच्चों ये, कि जब हम एक संपूर्ण शरीर लेकर इस जगत में पैदा होते हैं और उस शरीर का कोई अंग हमसे विच्छिन्न हो जाए, अलग हो जाए, तो हम शारीरिक रूप से तो अपूर्ण हो ही जाते हैं, पर हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम अपने आप को छिन्न देखने लगते हैं, हम दूसरों से विहीन मानते हैं अपने आप को। हमें लगता है कि हम इन संसार के लायक ही नहीं रहे। बस वही स्थिति उस युवक की भी हो गई थी। पहले दुख भुलाने के लिए वह नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल का शरणगाही है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है एक निष्प्राण मांस पिंड मात्र, मतलब वो धड़ केवल उसके शरीर के साथ जुड़ा है, उसमें कहीं भी कोई हरकत नहीं होती। हम तो कल्पना मात्र से ही सिहर जाते हैं बच्चों, जब हम ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं। तो सोचो, वो तो एक जीवित लड़की थी जिसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा काम करता था और नीचे वाला हिस्सा केवल एक मांस पिंड की तरह उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। वह सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धिहीन आंखों में अदम्य साहस, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। वो कह रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की सदा प्रसन्न रहती है। उसके चेहरे पर, उसके मस्तक पर एक भी परेशानी की लाइन हमें दिखाई नहीं देती। वो कहती है कि बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, उसकी जो आंखें हैं उसमें इतना उत्साह है, साहस है, हर पल कुछ नया करने की चाह उसके चेहरे पर दिखाई देती है, और एक जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। अगर व्यक्ति ऐसा हो तो हर पल संसार में ईश्वर को कोसता ही रहता है कि क्यों ये जन्म दिया प्रभु मुझे, इससे तो उठा ले, मैं तो आधे शरीर का हूँ। हम बहुत बार प्रभु को कोसते हैं इतने सुख उठाने के बाद भी, पर वो लड़की, उसमें उतना ही उत्साह था, उतनी ही जिजीविषा थी, उतनी ही उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी जितना उसका शरीर आधा था। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? ये उस लड़की ने लेखिका से पूछा था। मैडम, आप कह रही थी ना कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही हमारे सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। अब लेखिका यहाँ पर कह रही है कि हम तो जरा सी मोच पैर में आ जाती है तो भी रोना पीटना मचा देते हैं, लेकिन वो लड़की जिसका पूरा आधा हिस्सा बेकार है, कितनी उत्कंठा है उसमें एक नौकरी पाने की। हम तो ये सोचते हैं कि अगर पैर में चोट आ गई तो स्कूल भी कैसे चले जाएंगे, स्कूल भी जाना बंद कर देते हैं, लेकिन वो लड़की इतनी साहसी है कि वो एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहती है। और जब लेखिका ने ये पाठ लिखा था, जब ये संस्मरण लिखा था, तब वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही थी। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पक्षाघात ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। बच्चों, कितनी बहादुरी की बात है ना कि एक व्यक्ति जिसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो डॉक्टरेट की उपाधि ले ले। क्या आप में है इतनी हिम्मत? ये पाठ, ये संस्मरण हमें ऐसा ही साहस दिलाते हैं, ऐसी ही उत्कंठा हमारे मन में भी पैदा करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती ही हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिसे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना लूंगी। देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब खुद निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मेज पर से रखी सामग्री उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका।
यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि उस लड़की ने मुझे बताया कि उसकी माँ को कार चलानी पड़ती है, इसलिए वो एक ऐसी कार का नक्शा तैयार कर रही है जिसमें उसका जो निचला हिस्सा है वो भी काम में आ जाए। और क्या बताया उन्होंने कि उसने जो लैब है जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर उसने इस ढंग से सेटिंग बिठा रखी है कि किसी और व्यक्ति को उसके काम के लिए वहाँ खड़ा ना होना पड़े और वो खुद अपने हाथों से सामान को उठाती और रखती रहती है। लेकिन लेखिका यहाँ कह रही है कि इतनी चतुराई के पीछे कितना कठिन अभ्यास रहा होगा, कितनी यातनाएं उसे सहनी पड़ी होगी, कितना दर्द उसे सहना पड़ा होगा। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं कि देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को। अब वो महिला कौन थी? वो महिला थी डॉक्टर चंद्रा। तो यहाँ पर उनके प्रोफेसर ने खुद ने कहा कि जितनी हिम्मत इसकी माँ ने इसके शरीर में भरी है, जितनी ताकत और सोचने की चतुराई इसकी माँ ने इसे दी है, इस हिसाब से इस पीएचडी की धारक तो इनकी माँ भी है, तो इसके साथ साथ इसकी माँ को भी पीएचडी की उपाधि देनी चाहिए। 25 वर्ष की इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 ईस्वी में जब चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट मिली, अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा अकेली भारतीय हैं। जब उसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। अब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि जब एक साधारण सा बुखार हुआ था उसे, और बुखार के चौथे दिन उसे पैरालिसिस अटैक आया था, पक्षाघात, और उस पक्षाघात में केवल उसकी गर्दन का ऊपर का हिस्सा हिल सकता था, बाकी का नीचे का हिस्सा बिल्कुल निष्प्राण हो गया था। डॉक्टरों ने उनकी उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दी थी, लेकिन उनकी माता बहुत साहसी थी। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर से वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इस इतने भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, उसके इस जीवन से तो मौत भली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर वह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, मैं उसे वहां ले गई। यहाँ पर उसकी माता जो है डॉक्टर चंद्रा की, वो कहानी सुना रही हैं कि जब तक हम इसे ठीक करते तब तक तो इसका पूरा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, पर हमने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में सुन रखा था, हम इसे उसके पास ले गए। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वा पर बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। अब धीरे धीरे उसकी माँ की मेहनत रंग लाने लगी। उस सर्जन के पास जब वो उसे लेके गई थी तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया बहुत कष्ट साध्य थी, लेकिन उसकी माँ के प्रयास से और डॉक्टरों के प्रयास से उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा काम करने लगा था। उसकी माँ ने ही बचपन में उसे पढ़ाना शुरू किया, पर जब वो उसे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए ले गई तो वहाँ पर उन्होंने उसे मना कर दिया। तो इस एडमिशन के पीछे उसकी माँ कह रही हैं कि उसे स्कूल के बाहर धरना देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा? आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा वे स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में सुगमता से घूम सकती थी।
लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित पर भव्य मुद्रा। कितना कठिन जीवन था ना डॉक्टर चंद्रा का। उसकी माँ के अदम्य साहस, अपनी बेटी के प्रति पूर्ण विश्वास ने उसकी बेटी को इस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। वो कह रही है लेखिका कि जब भी मैं इस लड़की के बारे में सुनती थी, उसकी माँ के बारे में सुनती थी, तो मैं उसकी तुलना हमारे वीर राणा सांगा से करती थी, क्योंकि वो भी अपने शरीर पर असंख्य घाव लेकर के लड़ते चले गए थे और शिकन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम भी करते हों, निरंतर मशीनी खटखट से चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री ने मैक्समुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती, डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती, बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। बच्चों, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना शरीर खराब होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति इतना साहस कैसे दिखा सकता है। छोटी सी चोट लगने पर जब हम अपने घर में ही सिकुड़ जाते हैं, एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि पूरे परिवार की सहानुभूति हमारे साथ हो, तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं ऐसी भयावह परिस्थिति की? नहीं ना। आगे पढ़ते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक भी नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। मतलब उन्हें मेडिकल साइंस में प्रवेश नहीं दिया गया। अगर वहां प्रवेश नहीं मिला तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो मेडिकल छोड़ करके साइंस की दूसरी शाखा में उन्होंने अपनी पकड़ बना ली। चंद्रा के एल्बम की अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे दुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प वेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द जैसे अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। नतमस्तक हैं हम ऐसे लोगों के प्रति। कितनी वीर जननी थी, कितनी बहादुर माँ थी, जिसने अपनी बेटी को कभी हारने नहीं दिया। हर वक्त उनके साथ रहती थी, उसकी सहायता करती थी और उसकी सहायता करते करते एक दिन ऐसा आया जब उस माँ ने उस बेटी को अपने कार्य स्वयं करने सिखा दिए। हम शत शत नमन करते हैं हमारे समाज की ऐसी महिला वीरांगनाओं को। आज भी बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कष्टों को भोग कर अपने जीवन को आगे गति के साथ जोड़ने का प्रयत्न करती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की सहायता करें, ऐसी महिलाओं की सहायता करें, ऐसी बालिकाओं को आगे लेकर के आएं कि वो अपने कष्ट साध्य जीवन में थोड़ा सा सुख प्राप्त कर सकें।